दोस्तों, आप सोचिए, अगर एक दिन अचानक से आपके शहर में बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला आकर रुकता है। ब्लैक ड्रेस पहने हुए अधिकारी बाहर निकलते हैं। उनके हाथों में बड़े बड़े ब्रीफकेस होते हैं और वो सीधे एक बड़े बिजनेस हाउस, किसी नामी नेता या किसी धार्मिक संस्थान में घुस जाते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। अंदर की दुनिया पल भर में बदल जाती है। ऐसा ही होता है जब आयकर विभाग का छापा पड़ता है। और आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की ऐसी ही सबसे बड़ी रेड्स के बारे में, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। चाहे वो कनिष्क ज्वेलर्स पर पड़ा छापा हो, जहां से अरबों का गहनों का काला कारोबार निकला हो, या फिर सत्यम कंप्यूटर्स की धोखाधड़ी जिसने कॉरपोरेट जगत को झकझोर दिया था। और क्या आप जानते हैं, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री पर भी इतनी बड़ी छापेमारी हुई थी कि सभी फिल्म स्टार्स के छुपाए पैसे बाहर आ गए। लेकिन सिर्फ यहीं पर बात खत्म नहीं होती। हम बात करेंगे उन रेड्स की जिनमें काले धन का खेल इतना बड़ा था कि पूरे राजनीतिक और धार्मिक संस्थान भी इसके लपेटे में आ गए। जयललिता और शशिकला की अघोषित संपत्ति का मामला हो, या एसपी के ग्रुप के भ्रष्टाचार का खुलासा, या फिर डेरा सच्चा सौदा का अरबों का अघोषित साम्राज्य, हर रेड में छुपे हुए अरबों के काले धन की सच्चाई सामने आई। इन रेड्स ने न सिर्फ देश को हिलाकर रख दिया, बल्कि हमें यह सोचने पर मजबूर किया कि कैसे कुछ लोगों ने सिस्टम का फायदा उठाकर इतनी दौलत जमा कर ली थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन छापों के दौरान बरामद की गई संपत्ति और नकदी इतनी ज्यादा थी कि गिनती करने में अधिकारियों को कई दिन लग गए। बड़े बड़े बेनामी संपत्तियों का जाल, हवाला के जरिए बाहर भेजे गए पैसे और गुप्त तिजोरियों में छिपाए गए अरबों के गहने और कैश, ये सब एक फिल्मी सीन की तरह लगता है, लेकिन ये हकीकत थी। हर एक रेड के पीछे एक कहानी छिपी है, जो भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और बेईमानी की परतें खोलती है। आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे इन छापों की दुनिया में, जहां हम आपको बताएंगे कि कैसे सरकार ने इन धंधों पर नकेल कसी और कैसे अरबों की संपत्ति का खुलासा हुआ। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक हकीकत है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं कनिष्क ज्वेलर्स रेड 2022। सबसे पहले बात करते हैं 2022 में हुई कनिष्क ज्वेलर्स पर रेड की। ये रेड दिल्ली में मशहूर ज्वेलरी चेन कनिष्क ज्वेलर्स के खिलाफ की गई थी। आयकर विभाग ने जब इनके ठिकानों पर छापा मारा तो वहां से करीब 1000 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति का पता चला। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा पैसा आया कहां से। दरअसल कनिष्क ज्वेलर्स ने अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए कई फर्जी कंपनियां बना रखी थीं। ये कंपनियां असल में सिर्फ कागजों पर मौजूद थीं और इनका इस्तेमाल किया जाता था काले धन को सफेद करने के लिए। रेड के दौरान अधिकारियों ने नकद, सोने के गहने और जमीन जायदाद के दस्तावेज जब्त किए। ये सब संपत्ति कानूनी तौर पर छुपाई गई थी। इस रेड से एक बात साफ होती है, हमारे देश में ज्वेलरी सेक्टर में काले धन का बहुत बड़ा खेल है। लोग अपनी आय को कम दिखाने के लिए फर्जी बिलिंग और नकली दस्तावेजों का सहारा लेते हैं ताकि टैक्स बचाया जा सके। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये रेड्स इस खेल को खत्म करने के लिए काफी हैं? सत्यम कंप्यूटर्स रेड 2009। अब बात करते हैं एक ऐसे घोटाले की जिसने पूरे कॉरपोरेट जगत को हिलाकर रख दिया था। सत्यम कंप्यूटर्स का घोटाला 2009 में सत्यम कंप्यूटर्स के फाउंडर रामलिंगा राजू ने खुद इस बात को स्वीकार किया कि उन्होंने कंपनी के खातों में हेराफेरी की थी। यानी कि कंपनी की मुनाफे की जो रिपोर्ट्स शेयर धारकों और निवेशकों को दिखाई जाती थीं, वो सब फर्जी थीं। इस घोटाले के बाद आयकर विभाग ने सत्यम कंप्यूटर्स और रामलिंगा राजू के ठिकानों पर छापे मारे और लगभग 700 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा हुआ। ये पैसा कंपनी के खातों में हेरा फेरी करके कमाया गया था। सत्यम घोटाला सिर्फ एक कंपनी के डूबने की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक सीख है कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनियां भी अकाउंटिंग में हेरा फेरी करके अपने मुनाफे को बढ़ा चढ़ाकर दिखाती हैं। इस घोटाले ने सरकार और रेगुलेटरी बॉडीज को मजबूर किया कि वो कंपनी गवर्नेंस के नियमों को और सख्त बनाए। लेकिन असली सवाल यह है कि इतने बड़े घोटाले को इतनी देर तक कैसे छुपाया गया?
क्या हमारे सिस्टम में ऐसी खामियां हैं जिनका फायदा उठाकर कंपनियां इस तरह की धोखाधड़ी कर पाती हैं? तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री रेड 2019। अब बात करते हैं 2019 की, जब आयकर विभाग ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के बड़े सितारों और फिल्म निर्माताओं के ठिकानों पर छापे मारे थे। इस रेड में करीब 1000 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ। नकदी, गहने और बेनामी संपत्ति बड़े पैमाने पर मिली। अब आप सोच रहे होंगे कि फिल्म इंडस्ट्री में इतना काला धन आखिर आता कहां से है? दरअसल फिल्मों में पैसा लगाना कई बार काले धन को सफेद करने का सबसे आसान तरीका बन जाता है। कई लोग अपनी अवैध आय को फिल्म प्रोडक्शन में निवेश करते हैं ताकि वो कानूनी रूप से सफेद धन बन जाए। इस रेड ने फिल्म इंडस्ट्री में हड़कंप मचा दिया था, क्योंकि इसमें कुछ बड़े नाम शामिल थे। ये रेड इस बात का सबूत थी कि काले धन का खेल सिर्फ बिजनेस और राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में भी ये बहुत बड़ा मुद्दा है। सवाल ये है कि क्या फिल्म इंडस्ट्री में काले धन के इस्तेमाल पर लगाम लगाने के लिए और सख्त कानूनों की जरूरत है, और क्या सरकार इस दिशा में और ठोस कदम उठा सकती है? जयललिता और शशिकला रेड 1997। सबसे पहले बात करते हैं 1997 में हुई जयललिता और उनकी करीबी शशिकला पर हुई आयकर विभाग की छापेमारी की। ये छापे तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही जयललिता के घर और उनकी सहयोगी शशिकला के घर पर मारे गए थे। उस समय जयललिता और शशिकला पर भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति का आरोप था। रेड के दौरान अधिकारियों ने करीब 66 करोड़ की संपत्ति जब्त की, जिसमें नकदी, गहने और जमीन जायदाद शामिल थीं। इन दोनों पर आरोप था कि मुख्यमंत्री पद का गलत फायदा उठाकर उन्होंने अपनी संपत्ति में भारी इजाफा किया था। उनके घर से इतनी महंगी चीजें बरामद हुईं कि अधिकारियों को भी हैरानी हो गई थी। इस रेड ने पूरे तमिलनाडु की राजनीति को हिला दिया था। जयललिता के समर्थक इसे राजनीतिक साजिश कह रहे थे, जबकि आलोचकों का मानना था कि जयललिता और शशिकला ने सत्ता का गलत फायदा उठाया था। सवाल यह है कि क्या ऐसे नेताओं पर कानूनी कार्रवाई होना आसान है? क्या हमारे राजनीतिक सिस्टम में ऐसा भ्रष्टाचार और काला धन रोकने के लिए और सख्त कदम उठाने की जरूरत है? एसपीके ग्रुप रेड 2018। अब बात करते हैं एसपीके ग्रुप पर हुई छापेमारी की, जो 2018 में चर्चा का विषय बनी थी। बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है और इसके खिलाफ भ्रष्टाचार और टैक्स चोरी के गंभीर आरोप लगे थे। आयकर विभाग ने एसपीके ग्रुप के दफ्तरों और मालिकों के घरों पर छापा मारा और करीब 444 करोड़ की अघोषित संपत्ति का पता लगाया। इस रेड के दौरान नकद, महंगे गहने और कई बेनामी संपत्तियों का खुलासा हुआ। एसपीके ग्रुप पर आरोप था कि उन्होंने तमिलनाडु में कई सरकारी प्रोजेक्ट्स के ठेके लेने के लिए बड़े पैमाने पर रिश्वत दी और भ्रष्टाचार किया। ये कंपनी सरकारी ठेके हासिल करने के लिए अपने संबंधों का फायदा उठाती थी। इस रेड से एक बात सामने आई कि इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन कंपनियों में काले धन का खेल बहुत बड़ा है। खासकर जब सरकारी प्रोजेक्ट्स की बात आती है तो बड़े ठेके पाने के लिए कंपनियां रिश्वत और टैक्स चोरी का सहारा लेती हैं। क्या ऐसे मामलों में सिर्फ रेड से भ्रष्टाचार खत्म किया जा सकता है, या फिर हमें और कड़े कानूनों की जरूरत है? डेरा सच्चा सौदा रेड 2017। अब बात करते हैं डेरा सच्चा सौदा की, जिस पर 2017 में आयकर विभाग और अन्य जांच एजेंसियों ने बड़ी छापेमारी की थी। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को रेप और हत्या के मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद उनके आश्रम पर भी रेड की गई थी। आश्रम से नकदी, सोने चांदी और बेनामी संपत्तियों के अलावा हथियार भी बरामद हुए थे। रेड में खुलासा हुआ कि डेरा के नाम पर कई फर्जी ट्रस्ट और कंपनियां बनाई गई थीं, जिनका इस्तेमाल काले धन को सफेद करने के लिए किया जा रहा था। डेरा के पास अरबों की संपत्ति थी और इसे कई सालों से छुपाकर रखा गया था। इस रेड में करीब 100 करोड़ से ज्यादा की अघोषित संपत्ति का खुलासा हुआ। इस मामले से एक सवाल उठता है, क्या धार्मिक संस्थाएं भी काले धन के कारोबार का हिस्सा बन चुकी हैं? डेरा सच्चा सौदा जैसे धार्मिक संगठनों पर काले धन और भ्रष्टाचार के आरोप लगना हमारे देश में एक गंभीर समस्या की ओर इशारा करता है। क्या सरकार को ऐसे संगठनों पर नजर रखने के लिए और सख्त नियमों की जरूरत है? तो दोस्तों, ये थी भारत की सबसे बड़ी और चर्चित रेड्स। इन रेड्स से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि चाहे कोई बिजनेसमैन हो, कोई फिल्म स्टार हो या कोई बड़ी कंपनी, इन रेड्स से
हमें एक बात साफ समझ में आती है कि भ्रष्टाचार और काला धन सिर्फ बिजनेस और राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि धार्मिक संस्थाएं और बड़े कॉरपोरेट्स भी इसका हिस्सा हैं। अगर वो काले धन के चक्कर में पड़ती है तो कानून के शिकंजे से बचना मुश्किल है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ रेड्स से काले धन पर रोक लगाई जा सकती है, या फिर हमें अपनी रेगुलेटरी सिस्टम और भी सख्त बनाने की जरूरत है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ छापेमारी से इन मामलों पर काबू पाया जा सकता है? क्या हमें और सख्त कानूनों की जरूरत है, या फिर सिस्टम में बदलाव लाकर इसे पारदर्शी बनाने की आवश्यकता है? आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय बताइए और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।